achievement is ALET, that is All India Law Entrance Test, which is nowhere less in comparison to CLAT. उसमें she has All India rank 16. MPCJ में she is UR category में she is rank 65, and along with that DJS rank 9. अब मुझे जरा एक बात बताइए सुकृति, ये जो जितनी चीजें मैंने रैंक्स बताई हैं, क्लैट, एलेट, एमपीसीजे, डीजेएस, सच सच बताना, झूठ मत बोल। कभी कभी ऐसे मन में ऐसा नहीं आता कि आई एम अ लिटिल ओवर अचीवर? सो गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने हमेशा से, बचपन से, अगर एक किसी टाइप के व्यक्ति का, एक किसी इंसान के नाम का ताना अपने माता पिता से सुना होगा, तो वो होगा शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी के बेटे के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। शर्मा जी के बेटे से हम सभी लोग तहे दिल से, मन ही मन, थोड़ी थोड़ी नफरत करते हैं, ये सोचते हुए कि यार ये बंदा इतना ज्यादा अचीव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके चक्कर में हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि देखो शर्मा जी के बेटे से सीखो, वो लाइफ में कितना आगे बढ़ता जा रहा है। सो शर्मा जी के बेटे के कॉन्टेक्स्ट में काउंटर पार्ट हमें मिल गई है सुकृति। सो सुकृति झा, who was recently been selected in Delhi Judicial Services, rank 9, I believe, and she is with us for this fun interview, for this candid interview, जिसको हम लोग अभी तक कोई nomenclature decide नहीं कर पाए, but it is more or less about life of a judiciary aspirant. Now, why am I calling it a life of a judiciary aspirant, although she is selected? Reason being, क्योंकि मैडम अभी भी LLM परसू कर रही हैं, मैडम का अभी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, उन्हें प्रोफेसर्स की तरफ से अभी भी बोला जा रहा है कि सुनो बेटा, अपना जो वाइवा और डिसर्टेशन है वो टाइम पे आना चाहिए। सो हाय सुकृति, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हाय सर, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूँ। जब हम लोग इंटरव्यू अभी शुरू करने वाले थे ना, तो शुरू करने से जस्ट पहले मैंने सुकृति से ये चीज पूछी कि सुकृति, डू यू स्पीक लेस? तो बोलती हाँ सर, टेलीग्राम पे तो आई एम प्रीटी एक्टिव, बट ऐसे आई एम, ऐसे व्हेन आई हैव टू टॉक लाइक दिस, आई एम प्रीटी सोबर। मैं बहुत धीरे धीरे बात करती हूँ। सो आई वाज लाइक ओके, फेयर इनफ। सो बिफोर आई मूव एनी फर्दर, और जो ये झा जी की बेटी वाला पूरा हिसाब किताब है सुकृति का, उस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि सुकृति अगर ये चीज बताएंगी तो आप लोगों को लगेगा कि यार ये लड़की डाउन टू अर्थ नहीं है, जो मैडम है ना ये थोड़ा सा ऐसे वर्बोस टाइप की है। So let me tell you, let me just give you a hint of what Sukriti has done. कॉलेज वगैरह के बारे में सुकृति बताएंगी, प्रिपरेशन के बारे में सुकृति बताएंगी, बट सुकृति रिसेंटली लास्ट ईयर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 24 है। ये मुझे लिखना पड़ा है, ये इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट होती है ना शाह जी की बेटी की, तो वो लिखना पड़ जाता है। देन सेकंड अचीवमेंट इज एलेट, दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, व्हिच इज nowhere less in comparison to CLAT. उसमें she has all India rank 16. लास्ट मंथ रिजल्ट आया एमपीसीजे का। एमपीसीजे में she is UR कैटेगरी में she is rank 65, and along with that DJS rank 9. अब मुझे जरा एक बात बताइए सुकृति, ये जो जितनी चीजें मैंने रैंक्स बताई हैं, क्लैट, एलेट, एमपीसीजे, डीजेएस, सच सच बताना, झूठ मत बोल। कभी कभी ऐसे मन में ऐसा नहीं आता कि आई एम अ लिटिल ओवर अचीवर? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। ऐसा कभी दिमाग में आता होगा कि यार मैंने लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव कर लिया, इतना भी अचीवमेंट नहीं करना होता था? नहीं सर, ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, बट नहीं, ये ओवर अचीवर वाली तो फीलिंग नहीं आती। मतलब इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ये बनता है कि सुकृति, अगर ओवर अचीवर वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? आर वी गोइंग फॉर यूपीएससी? हमें यूपीएससी की तरफ जाना है अभी? नहीं सर, नहीं सर, मैं ओवर अचीवर नहीं हूँ, इसीलिए मैं आ, जज बन गई हूँ। मैं खुश हूँ, बस मेरा हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली। मेरा हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए बस। बस। यस That's सर। really very nice of you. That's really very humble of you. Because of all of these, even after all of this achievement, you still remain down to earth. You still remain humble, calm, and composed in your posture. That's very good. बहुत ही अच्छा लगता है ये देख करके। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, एक थॉट, एक जो प्रोसेस
माइंड में चल रहा होता है, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। पहला सवाल तो ये है, हाउ डज इट एक्चुअली फील इन ऑर्डर टू, भाई देखिए स्टूडेंट्स बहुत प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग स्टेट जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट करते हैं कि भाई कहीं तो जज बने, कहीं तो हम मेहनत करके अपनी मेहनत को सोशल सर्विस में लगा पाए। हाउ डज इट फील टू बी अ जज और गेटिंग सिलेक्टेड इन टू जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन? व्हाट्स दैट फीलिंग? So the feeling firstly is of relief. I think happiness से ज्यादा जो है वो एक रिलीफ लगता है कि ओके चलो अब नए प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं भरना है, अब वो फिर से नए सिरे से मेहनत स्टार्ट नहीं करनी है। बहुत एनर्जी लगती है सर ये एग्जाम्स लिखने में, ये पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का जो प्रोसेस है। तो रिलीफ इज द फर्स्ट थिंग, हैप्पीनेस ऑफ कोर्स इज द सेकंड थिंग, and so a lot of gratitude also, because so I believe थोड़ा हर लाइफ में हर चीज थोड़ा लक पे भी डिपेंड करती है। तो लक, इफ लक इज इन योर फेवर along with hard work, तो वो अच्छा लगता है सर। तो आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो। तो ये तीन प्राइमरी फीलिंग्स हैं सर। ओके, सो दैट विल बी फर्स्ट। तो देखो यार, ये तो ईमानदारी ने सुकृति से बता दिया कि इट्स अ रिलीफ। Relief, best part है। Happy, obviously, and gratitude towards everything, every force in your life that has actually guided towards the right direction. Coming to the right kind of force in the right kind of direction. Honestly बताना सुकृति, who was the most happiest person जब आप जज बने? Who was the most happiest person? क्योंकि देखो दो जगह जज बने हो, तो परिवार में देखो ऐसे हो हल्ला तो मच ही गया होगा कि यार कैसे इज सिलेक्टेड। Who was the most happiest? सर आई थिंक मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा हैप्पी मेरी नानी थी। तो वो इतनी ज्यादा खुश थी, मतलब उनकी उस टाइम तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और आई थिंक उनकी तबीयत थोड़ी बेटर हो गई जब मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया, और वो सुन के काफी खुश थी। वो इनफैक्ट माय ग्रैंडमदर वाज वेरी इन्वॉल्व्ड इन माय प्रेपरेशन ऑल्सो। वो काफी मेरे लिए पूजा पाठ करती थी, और उनको एक एक चीज के, अच्छा आज मेंस है, आज इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू में जब जा भी रही थी फॉर बोथ माय इंटरव्यूज, तो उन्होंने फोन करके उस दिन मेरे से थोड़ी बहुत पूजा करवाई, जो खुद, और खुद उन्होंने बोला नहीं तुम हमको टाइम बताओ कब जाओगी, तो मैं उस टाइम पूजा करूंगी, पूरे टाइम जब तक तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा मैं यहाँ घर पे बैठ के पूजा करती रहूंगी। ग्रेट तो वो ग्रेट। काफी इन्वॉल्व थी सो आई थिंक वही सबसे ज्यादा खुश थी। एंड जैसा कि हम लोग देखते हैं डीजेस का भी रिजल्ट आया, तो नानी को पता चला, हाउ वाज, व्हाट वाज हर रिएक्शन? आई एम वेरी, मतलब वेरी मच एक्साइटेड अबाउट नोइंग हर रिएक्शन कि वो क्या, उनको कैसा यस, फील हुआ। शी वॉज वेरी हैप्पी सर, बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, और मुझे भी कहा कि जरूर मंदिर जाके, क्योंकि हम लोग जब मुश्किल का टाइम होता है तो वो मुझे सिखाती थी कि हम बहुत भगवान को याद करते हैं या पूजा करते हैं जो भी, लेकिन जब खुशी का टाइम होता है तो जेन्युइनली ह्यूमन नेचर है थोड़ा सा हम खुशी में बिजी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल। नहीं, आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है मंदिर जाना या थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। तो या दैट्स रियली वेरी नाइस, दैट्स रियली वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये तो लेकिन लगता होगा ना सुकृति कि हम लोग चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, हम लोग चाहे जितने भी आंसर्स लिख ले, जितना भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन मिरर के सामने और मॉक इंटरव्यूज में कर ले, जितने भी एमसीक्यूज लगा ले, लेकिन जो हमारे एल्डर्स की जो दुआएं होती हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो उनका, हम कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रताप होता है, उसका तो हम्म, इफेक्ट होता है यार, उसका तो पॉजिटिव एक इफेक्ट आता है, पॉजिटिव वाइब आती है डेफिनेटली, है ना? यस सर, बिल्कुल उसको आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी वही होता है, बड़ों का जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, उनकी गुड विशेस जो हैं, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। That's true. That's definitely true, Sukriti. So, before we actually move any further with any kind of question, एक क्वेश्चन में आपसे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शायद आप लोग, आपसे कई बार कई लोगों ने पूछा होगा, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे आप बोर हो चुके हो। दैट इज, हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड? यस सर, तो मैं वैसे माय फादर इज इन अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो मैं काफी सारे स्कूल्स में पढ़ी हूँ, काफी आई थिंक ऑलमोस्ट 10 स्कूल्स में पढ़ चुकी हूँ। तो और अलग अलग स्टेट्स में रह चुकी हूँ इंडिया में। तो इसीलिए वो जो स्कूल वाली जर्नी थी थोड़ी सी फ्रैगमेंटेड थी। फिर जब क्लैट हुआ तो आई गॉट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल।
तो एंड भोपाल वाज टोटली न्यू फॉर मी, तो वहाँ 5 साल काफी अच्छे मेरे गुजरे। भोपाल और अच्छा लगा? भोपाल वहाँ वाज गुड? भोपाल वाज गुड? बहुत हाँ, बहुत फेवरेट बस बस सिटी, फेवरेट सिटी। बस बस बस, नाउ यू कैन कंटिन्यू, नाउ यू कैन कंटिन्यू। हाँ। ओके। ओके। तो वहां से इनफैक्ट कॉलेज से निकलने के बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू गो इन फॉर द जुडिशियल सर्विसेज। ओके। तो उसके पहले कुछ मैंने ऐसे हेल्प या स्टडी कुछ ऐसे नहीं, किसी से बात भी नहीं की थी। और वो पैंडेमिक वाला टाइम भी था, तो द फर्स्ट नोटिफिकेशन दैट केम आउट जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 2020, तो घर पे ही थे, मतलब दिल्ली में ही थे हम लोग। तो तब मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन आया, और तब मैंने थोड़ा बहुत प्रेपरेशन स्टार्ट किया, मुझे थोड़ा गाइडेंस मिला, तो मैंने बैराक्स वगैरह पढ़े सिलेबस के हिसाब से। और जो एमपी के जो 12 एक्ट्स हैं, अभी भी उसके सपने आते हैं। तो वो तब मैंने 2020 में ही पढ़ना स्टार्ट किया, दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया था। और मार्च में, आपको याद होगा, 2021 मार्च में प्रीलिम्स हुआ, तो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। वो क्लियर हो गया। फिर मेंस, उस समय थोड़ा पैंडेमिक सेकेंड वेव भी आ गई, तो यस। मेंस सितंबर में हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ ओह। फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके। तो एंड वो उसका रिजल्ट भी फरवरी में, लास्ट ईयर इन फरवरी 2022 में आया, और मैंने और कोई एग्जाम दिया नहीं था। तो आई वाज, बिकॉज आई थॉट दैट आई पुट इन ऑल माय एनर्जी फॉर दिस, फॉर मध्य प्रदेश ओनली। और मुझे मुझे एक्चुअली भोपाल और एमपी मुझे इतना पसंद आ गया था, मुझे लगा मैं रह सकती हूँ यहाँ आराम से। तो वो नहीं हुआ, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। लकीली ऐसा था कि सेकंड नोटिफिकेशन आ गई थी, तो उसके प्रीलिम्स की डेट आनी थी एमपी के। तो फिर मैंने किसी तरह, उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है जब नहीं होता, आप लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते। और इनफैक्ट मेरी गिव अप करने की भी टेंडेंसी हो गई। मैंने पापा को फोन करके बोला कि आई थिंक मैं प्रैक्टिस करने लग जाती हूँ, या मैं कुछ करती हूँ। अभी 2022 हो गया है, 2 साल हो जाएगा ग्रेजुएशन का, मैं कहाँ से इतना अब हो गया। और उन्होंने इतनी तेज झाड़ा मुझे, इतनी तेज झाड़ा, वो फोन पे ही, मतलब फोन से बाहर आवाज निकल गई। उन्होंने बोला कि तुम जो है बोलती हो जज बनना है, जज बनना है, जज बनना है, एक फेलियर आया और यू आर रेडी टू गिव अप। ये क्या नाटक है भाई, या तो बोलो कि नहीं कर सकते। तो मुझे लगा नहीं, बात में तो कुछ दम है, दम मतलब है। ऐसे यस। तो नहीं दे गिव अप करना चाहिए। तो फिर मैंने रीस्टार्ट की अपनी पूरी प्रेपरेशन, और एक अच्छा बेस तो पहले बन ही गया था। तो फिर 2022 में फिर और तब क्या हुआ कि 10 दिन में, वही आई थिंक लाइफ में ऐसा होता है ना सर, कि एक दरवाजा बंद होता है ना, तो भगवान आपके लिए दूसरा खोल देते हैं। तो 100%। 10 दिन के अंदर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ गई, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आने वाला है, एग्जैक्टली। विद द प्रीलिम्स यस का डेट। यस यू यस नो यस यस, यस। दैट्स व्हाट हैपेंड। तो तब मैंने कहा कि ओके, सो नाउ व्हेन यू हैव अ गोल इन माइंड कि अच्छा आप ये चीज करना है, तो आप बाकी सब भूल के, फेलियर वेलियर सब भूल के, फिर मैं लग गई उसमें। और मैंने थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई अपने प्रेपरेशन प्रेपरेशन की, थोड़ा सा आई थिंक, मुझे लगता है सर, डेस्परेशन जो होती है ना, वो हाँ, बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो अंदर की मैं आग लगी डेस्परेट, होती है जो। हाँ, कि मतलब आपको सांस नहीं आ रही जब तक आप क्लियर नहीं कर लो, उस तरह की जो एक हाँ। फीलिंग है। तो वो थोड़ा होना जरूरी भी, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू गिव अप। इतना लंबा प्रोसेस है सर, पूरे टाइम तो नहीं आप उतना मोटिवेटेड या डिसिप्लिन रह सकते हैं। तो वो मैं अंदर वो से। एक मूवी है ना, जॉली LLB 2, यस। उसमें अन्नू कपूर का कैरेक्टर बोलता है कि ये लाइन लिख लो, ये कहीं पे काम आएगी। तो जैसा आपने कहा ना, सांस नहीं आती है जब तक आप हाँ। सिलेक्ट नहीं हो जाते। दिस इज गोइंग टू बी द टैग लाइन, जेन्युइनली। दैट्स द फैक्ट। दैट्स करेक्ट सुकृति। Yes. मैं मुझे एक चीज और भी जानना था, एंड ये काफी सारे स्टूडेंट्स का जेन्युइन एक डाउट रहता है। यू हैव बीन अ पास आउट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल, सो Yes. इज इट अ रूल कि नेशनल लॉ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, they have a better edge over any other student from who is not a non who's a non-national grad? क्या उसके कंपैरिजन में आपको बेटर आपकी प्रिपरेशन होती है, या अदरवाइज होता है? क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल्स का एक एक पूरा जो एक ऑरा होता है, वो कॉर्पोरेट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटेड होता है, क्योंकि मीडिएशन आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं, मूट कोर्ट्स की तरफ जाते हैं।
लिटिगेशन की तरफ जाते हैं, फर्म्स की तरफ जाते हैं। सो क्या एनएलएस एनएलएस बोल रहा हूँ, एनएलआईयू में होना या नेशनल लॉ स्कूल में होना आपके लिए, अगर आप तब जुडिशरी का प्रिपरेशन शुरू करते तो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता या ज्यादा इजी होता? दैट्स द क्वेश्चन। सर, टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि आपने नेशनल लॉ स्कूल से एलएलबी की, 5 ईयर एलएलबी, या फिर आपने 3 ईयर एलएलबी एक ट्रेडिशनल कॉलेज से की है। मुझे नहीं लगता उसका कोई फर्क पड़ता है। आई थिंक एज की तो कोई बात ही नहीं है, दैट इज प्रॉब्ली अ मिथ। दी ओनली थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है, अपनी एलएलबी लॉ अच्छे से पढ़ी है, वहां पे उनको हमेशा एज रहेगा। तो कॉलेज डजंट मैटर, वो तो आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हैं। तो ये चीज है। प्लस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा, क्योंकि 4th ईयर में प्लेसमेंट हो जाता है, और इंटर्नशिप्स भी उससे पहले लॉ फर्म्स में रहती हैं, तो थोड़ा कल्चर टुवर्ड्स द लॉ फर्म साइड, प्लेसमेंट साइड ज्यादा रहता है। तो इसीलिए उतना जो एक माहौल कहते हैं कि हाँ इसकी मतलब, ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां जुडिशरी में ही जाना चाहते हैं। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो देयर इज, इसीलिए थोड़ा वहां पे जरूर चैलेंजिंग तो हो जाएगा, बिकॉज एक शेड्यूल भी काफी रिगरस रहता है ट्रू। कॉलेज का। तो यस सर, चैलेंजिंग तो जरूर होगा। तो शायद इसीलिए मैंने उस समय मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद ही स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन। दिस आई कैन रिकॉल, शायद हमारी लास्ट ईयर अराउंड अगस्त के आसपास बात हो रही थी, जब आपका जी सर। क्लैट का रिजल्ट आया था एंड आपने मैसेज किया था कि सर शायद कोई मेंस एग्जाम आने वाला है, एंड एमपी, यस। हाँ, एंड क्लैट मैं एलएलएम, क्या करूं? कि क्या करना है अभी इसका। हाँ, यस सो सर, आई यस सेड, सर। एज फार एज आई कैन रिकॉल, आई सेड कि थोड़ा सा अभी क्लैट और जो भी एलएलएम है ना, हम्म। उसमें थोड़े से अंडर अचीवर रहो, थोड़ा सा एवरेज हम्म। स्टूडेंट भी रहो अकेडमिकली, लेकिन मेंस पे फोकस करो, क्योंकि हम्म। भाई एलएलएम तो अल्टीमेटली आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन जो जी मेंस सर। का प्रिपरेशन है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम्म। नाउ कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल और जो रेगुलर स्टेट लॉ कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसके पॉइंट को तो हमने एड्रेस कर दिया कि दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर सिलेक्शन, एंड यस। उल्टा नेशनल लॉ स्कूल्स में ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो रिगरस एक जो करिकुलम है, that doesn't let you, or that doesn't let you slip your judiciary preparation in that entire activity that you do all throughout your day. But when you यस। talk about the preparation for the MPCJ or for the Delhi Judicial Services examination, this has been a question of actually a lot of students. What is the difference between MPCJ's preparation and DJ's preparation at all the three levels, at prelims, mains, and interview? जी सर। सर, मैं कहूंगी कि उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना हमें लगता है। क्योंकि सर मैंने पहले मतलब सबको ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरा फोकस दिल्ली ही रहा होगा, बट एक्चुअली हमेशा से मैंने स्टार्ट भी एमपी से ही किया था। तो मेरा जो एक बेस है, नॉलेज बेस, वो एमपी के सिलेबस के हिसाब से बना हुआ था। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन दिल्ली ऑल्सो। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा फर्क है। बट ऑफ कोर्स आई एड्रेस एट द 3 स्टेजेस। सर, थोड़ा जैसे एमपी में कहते हैं कि बैराक फोकस रहना चाहिए, और पूरा बैराक मतलब आपको अच्छे से इन डेप्थ आप पढ़ना चाहिए, वो जरूर है। और मेंस में भी रिक्वायरमेंट वही है, बिकॉज काफी बैराक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोविजन। बट सर मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के हिसाब से आई थिंक बोथ आर मोर और लेस द सेम। दिल्ली और एमपी में उतना ज्यादा फर्क नहीं है। दिल्ली में शायद आपको थोड़े बहुत केसेस, जो रीसेंट केसेस आते हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा सा जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, कई सारी बुक्स में अवेलेबल होते हैं, वो थोड़ा आप एक हैबिट में आ जाओ सॉल्व करने की। बट सर मैंने ये जरूर देखा है कि जब आप एग्जाम में होते हो, प्रीलिम्स वाले एग्जाम में, उस समय कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने पहले देखा हुआ है, वो रिपीटेड नहीं लगता। वो हमेशा लगता है कि नहीं, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मुझे थोड़ा, बिकॉज दे वांट कि आप अपना वहां दिमाग अप्लाई करो। True. सो यस सर, तो इसीलिए आई फील लाइक कंपटीशन इज अबाउट एलिमिनेशन ना सर, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको डिफरेंट तो रखना ही पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में सर दोनों के लिए मैंने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मेरा इनफैक्ट 24 अप्रैल को दिल्ली का प्रीलिम्स था, और 6 मई को वही एमपी तो। का था प्रीलिम्स। तो हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं था उसमें। तो इसीलिए
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो जरूर मैंने किए। आपके सेशंस मैं अटेंड करती थी अन अकेडमी पे काफी काफी रेगुलरली, जो क्वेश्चंस वाले ट्रायथलॉन एंड ऑल दैट। ट्रायथलॉन्स, तो ये या दैट वाज वेरी हेल्पफुल, तो वो मैं करती रही। सो यस, प्रीलिम्स में उतना फर्क नहीं है। सो मुझे लगता है अगर आपने बैराक इन डेप्थ पढ़ा है तो दोनों ही जगह का प्रीलिम्स आपसे क्लियर हो जाएगा, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। यस सर, और मेंस में जरूर फर्क है। एमपी एज आई सेड बैराक बेस्ड है, और दिल्ली का है कि सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकल रहते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर हाइपोथेटिकल नहीं है तो थोड़ा सा जैसे पूछेंगे कि ओके व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू विक्टिम्स इन द सीआरपीसी, कुछ इस तरह का, विच इज नॉट वेरी कि ओके व्हाट इज 357A, दे विल नॉट आस्क यू लाइक दैट। तो इसीलिए थोड़ा मुझे मैंने रीसेंट केसेस अच्छे से पढ़े थे, जैसे काफी लीगल ब्लॉग्स हैं अवेलेबल, उनसे पढ़े थे। और वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, डीजेएस का जो प्रेपरेशन था काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज आपको बैराक्स एग्जाम में मिलते हैं तो वो आपको रटने की या बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सो यू कैन फोकस ऑन द केसेस and a little bit of commentary if you can read, and that should suffice. How did you actually prepare the extra subject, सुकृति? क्योंकि फाउंडेशन सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आपको, जैसे आपको एमपी के लिए एलआरसी देखना पड़ा होगा, एमपैक देखना पड़ा होगा, अकोमोडेशन कंट्रोल, डीजेएस के लिए भी Yes. कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहे होंगे, उसमें आपने मैनेज कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो इनफैक्ट वो डीजेएस के मेंस के पहले आई थिंक जब प्रीलिम्स का रिजल्ट और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं, 20 दिन का टाइम रहता है कुछ, और उसके पहले ही मैंने थोड़ा बहुत प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर दी थी। तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, लाइक डीजेएस मेंस का थोड़ा सिलेबस प्रीलिम से अलग, तो उसमें 25 एक्ट्स आते हैं टोटल 4 पेपर्स में। तो उसके लिए मैंने एक ओवरव्यू, हर एक्ट का एक ओवरव्यू, जैसे जुवेनाइल जस्टिस हो गया या पॉश, इस तरह के जो हैं, तो एक ओवरव्यू ले लिया, बिकॉज आई न्यू कि इतना इन डेप्थ अभी पढ़ नहीं सकते हर एक एक्ट को। और मुझे लगता है सर जो मेन एक्ट्स हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो आप वो अच्छे से कर लो, और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्ट्स हैं वो आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो, उससे रीसेंट कोई केसेस या डेवलपमेंट या कोई अमेंडमेंट हुआ है वो आप पढ़ यस। लो। तो जी सर, तो वो मैंने किया था। एनडीएमसी डीएमसी ने परेशान किया था थोड़ा बहुत? सर किया था बिल्कुल। वो लेकिन आई थिंक उसका भी बहुत सिलेक्टेड पड़ा सर, तो चल गया ओनली द उसमें काम। इम्पोर्टेंट पोर्शंस, दैट इज। हाँ जी सर, जी सर। अच्छा, आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन कैसे किया था सुकृति? हाउ डिड यू राइट? क्योंकि देखिए, एमपी के लिए ज्यादातर जो आंसर्स हम लोग भी बताते हैं, और दूसरे और मेंटर्स भी होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आपका आंसर हैज टू बी बेयर एक्ट सेंट्रिक, आप प्रोविजन के बाहर ज्यादा मत जाओ तो ही अच्छा है। हम्म What was the way of writing an answer for MPCJ, and what was the way for writing an answer for DJs? What was the difference? सो एमपीसीजे के लिए, क्योंकि मैं एक बार चोट खा चुकी थी मेंस में, तो मैंने काफी एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग की थी उसके लिए। तो सर जैसे सबसे पहले तो किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ एक्स्ट्रा उठाओ, और वही काफी बल्कि हो जाता है। तो सर सारे मैंने लास्ट 10 years के उठाए क्वेश्चंस, और उनके मैंने सबके एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा। कई बार जैसे आपके फ्रेंड्स हैं वो हु आर आल्सो अपीयरिंग फॉर मेंस, तो सर मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग एक दूसरे को आंसर लिख के वी यूज्ड टू सेंड ईच अदर कि भाई तुम बता दो मेरे में कोई कमी है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए, क्योंकि कोई और आपका आंसर पढ़ेगा तो वो हमेशा आपको एक ज्यादा बेटर एनालिसिस दे पाएगा। तो सर वो मैंने जरूर किया काफी रिलीजियसली, उससे मुझे काफी हेल्प मिली आंसर राइटिंग में। तो ये एमपी का तो, और एक एक फॉर्मेट, मतलब मुझे ऑलमोस्ट पता चल गया था, एक आपसे भी उस टाइम बात हुई थी एमपी के पहले, यू हैड आल्सो गिवन मी अ रफ फॉर्मेट क्या लिखना है, तो उसी को बस फॉलो करते गए। बेयर एक्ट ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मुझे बताया गया कि नहीं, इलस्ट्रेशंस भी इंक्लूड करो आंसर में, सिर्फ करने जो होते हैं। प्रोविजन है Yes. वो नहीं लिखना। तो जी सर वो, और फिर मतलब एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है सर, तो वो थोड़ा लाइंस छोड़ के अंडरलाइन कर करके उस तरह से लिखो, ताकि जो आंसर देख रहा है विजुअली वो समझ पाए कि अच्छा आपने ये एलिमेंट्स डाले हैं अपने आंसर में, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एटसेट्रा। तो सर एमपी के लिए वो किया।
दिल्ली के लिए सर उतनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। थोड़ा क्योंकि उतना समय नहीं था उस टाइम, तो मैंने ज्यादातर एक मतलब स्केलेटन बना लिया था हर चीज का, कि अगर हाइपोथेटिकल भी आएगा तो मैं कैसे कैसे उसमें लिखूंगी, इश्यूज थोड़े फ्रेम करके, फिर हर एक इशू को अलग से आप डील करिए, बस वही की। That was the difference. Now let's यस। move towards the next part of the interview. Okay. यस सर।